आज हम कक्षा 8वीं का पहला अध्याय फसल उत्पादन और प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दो क्रियाकलाप शामिल हैं। हम इस चैप्टर में फसल उत्पादन, उसके प्रबंधन और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर का नाम ही है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल का अर्थ क्या होता है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। देखिए, मान लो आप अपने गमले में एक पौधा उगा लेते हैं, वो फसल नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर आप किसी खेत में बड़े इलाके में एक जैसे ही पौधे जैसे गेहूँ, चावल, सरसों उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। फसल उत्पादन हमारे कृषि क्रियाकलापों का एक मुख्य अंग है। हम आज इस चैप्टर में फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं फसल कितने प्रकार की होती है। हमारे देश में मौसम के हिसाब से फसल को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है खरीफ की फसलें। जो फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे धान, मक्का, बाजरा। जो फसलें सर्दी की ऋतु में लगाई जाती हैं अथवा शीत ऋतु में लगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं, चना और सरसों। इस बीच में रबी और खरीफ के बीच में जो समय मिलता है उसमें कुछ सब्जियों की फसलें लगाई जाती हैं जिन्हें हम जायद की फसलें भी कहते हैं। ज़्यादातर किताबों में आप फसलों के केवल दो ही प्रकार पढ़ेंगे, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। लेकिन एक जायद की फसलें भी होता है जिसके अंदर लौकी, भिंडी, तुरई जैसी सब्जी की फसलें आती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जिनको वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, धान, मक्का, बाजरा। रबी की फसलें सर्दी की ऋतुओं में लगाई जाती है, शीत ऋतु में लगाई जाती है, जैसे गेहूं, चना और सरसों। और रबी और खरीफ के बीच में जो समय मिलता है उसके अंदर हम जायद की फसलें लगाते हैं। अब कृषि करते समय जो जो चरण आते हैं, जो जो कार्य हम करते हैं उनको हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कुछ कृषि पद्धतियाँ हमारे पास हैं जो हम कृषि करते हैं। अगर मान लो खेत में हमने कुछ भी फसल लगानी है तो उसके अंदर जो भी चरण आते हैं वो चरण मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। उसके बाद बीज को बोना, जिसको हम बुआई कहते हैं। उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से रक्षा, कटाई और उसका भंडारण। ये कुछ चरण होते हैं जिनको हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। आइए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का अर्थ होता है मिट्टी को हल से उल्टा पलट देना या आपस में मिला देना, जिसकी वजह से मिट्टी पोली हो जाती है या नरम हो जाती है। नरम मिट्टी पौधे की जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है और पौधे की जड़ें उसमें अच्छे से सांस ले पाती है, जिससे वो बढ़ सकती हैं। मिट्टी तैयार करने का अर्थ है मिट्टी को पोला करना या नरम करना, जिससे पौधे की जड़ें आसानी से बढ़ सकें। इसके लिए हम निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करते हैं। पुराने ज़माने में हम बैल के पीछे हल लगाकर मिट्टी को तैयार करते थे। हल से मिट्टी जो है वो उलट जाती थी, आपस में मिल जाती थी, जिसकी वजह से उसके जो पोषक तत्व हैं आपस में अच्छे से मिल जाते थे। लेकिन इसमें समय बहुत अधिक लगता था। आजकल आधुनिक युग में बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है और ट्रैक्टर के पीछे आधुनिक कल्टीवेटर से हम यही काम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद का चरण है हमारा बुआई। बुआई का अर्थ होता है बीज को धरती में बोना। बुआई से पहले हम बीज का चयन करते हैं। बीज के चयन के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। अगर हम कुछ बीज लें और उसको पानी में डाल दें तो जो बीज नीचे डूब जाते हैं, अर्थात उनमें वज़न ज़्यादा होता है। जो बीज ऊपर तैरते रहते हैं उनमें वज़न कम होता है। तो जो बीज डूब जाते हैं वो बीज हमारे लिए अच्छे होते हैं। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी हम लास्ट में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि बुआई का अर्थ क्या होता है।
बुआई का अर्थ है जब मिट्टी तैयार हो जाए तो उसमें बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। पुराने समय में बैल के पीछे एक परंपरागत सीड ड्रिल मशीन को लगाया जाता था। किसान इसके ऊपर वाले हिस्से में, जो आपको दिख रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से में बीज डालता रहता था और नीचे जो ये 3-4 हल लगे हैं, इनमें से वो बीज जो है वो मिट्टी में चला जाता था। लेकिन आजकल यही काम बड़ी आसानी से आधुनिक सीड ड्रिल मशीन कर देती है। इस मशीन के इस हिस्से में बीज डाल दिए जाते हैं और जो ये आपको नालियाँ दिख रही हैं, इन नलकियों के माध्यम से बीज जो है वो धरती में चला जाता है। आधुनिक जो सीड ड्रिल मशीन है उसका एक फ़ायदा ये है कि इस मशीन में बीज बराबर दूरी पर बहुत अच्छे से जाता है। और आजकल की आधुनिक मशीनों में एक और चीज़ आ गई है कि अच्छे बीजों को सेलेक्ट करके धरती में डाला जाता है और जो बीज खराब हैं, हल्के हैं, उनको सीड ड्रिल मशीन खुद ही अलग कर देती है। ये है बुआई। ध्यान रखिएगा, बुआई से पहले बीज का चयन करना जरूरी है, उसके बाद हम उसको मिट्टी में डालते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है बुआई। इसके बाद का चरण है खाद एवं उर्वरक देना। अब किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इंसानों को पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो पोषक तत्व देने के लिए हम उसमें खाद एवं उर्वरक देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि खाद अलग चीज़ है, उर्वरक अलग चीज़ है। खाद प्राकृतिक रूप से तैयार की हुई मटेरियल है। उर्वरक जो है वो रसायनों द्वारा फैक्ट्री में बनाई जाती है। दोनों में कुछ अंतर है, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, खाद के बारे में और उर्वरक के बारे में अंतर बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट खाद का पढ़ रहा हूँ मैं। सभी प्राकृतिक या जैविक पदार्थों से तैयार किए जाने वाले पोषक पदार्थ खाद कहलाते हैं, जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। उसके विपरीत जो रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं उन्हें हम उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, DAP, NPK। खाद का प्रभाव खेतों में लंबे समय तक दिखता है और धीरे धीरे इनका प्रभाव होता है। वहीं उर्वरक का प्रभाव तुरंत नज़र आता है, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। खाद में ह्यूम्स होते हैं। ह्यूम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी में, वो खाद में पाए जाते हैं। उर्वरक में ह्यूम्स नहीं पाए जाते। अगर आपने ह्यूम्स की जांच करनी है तो एक और एक्टिविटी है, एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें वहाँ की मिट्टी डाल दीजिए। आप देखोगे कि कुछ चीज़ें वहाँ पे मिट्टी में तैरने लग जाती हैं, उनको हम ह्यूम्स कहते हैं। वो मिट्टी को नरम बनाए रखते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी फसलों के लिए। अब जैसे खाद के बारे में, खाद जो है, देखिए, ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं ये खाद की हैं। सबसे ऊपर वाली तस्वीर ये केचुए द्वारा तैयार किया गया खाद है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नीचे हमारे रसोई से वेस्ट जो चीज़ें बच जाती है, जैसे छिलके बच गए किसी चीज़ के, उनको अगर हम मिट्टी में दबा दें तो एक खाद तैयार होता है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। और एक ऑर्गेनिक खाद के पैकेट भी हमें बाज़ार में बड़े आराम से मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब खाद जो प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है। इसके बाद उर्वरक के बारे में देखते हैं। उर्वरक रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे NPK। NPK का अर्थ होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये एक रासायनिक रूप से तैयार किया गया उर्वरक है। खाद और उर्वरक के बारे में हम पीछे एक एक्टिविटी करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। अगला स्टेप है सिंचाई। अब पौधे को खाद दे दिया आपने, उसके बाद उसमें पानी की आवश्यकता होती है। आप अच्छे से जानते हो, पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में पानी एक ज़रूरी चीज़ है। तो सिंचाई के लिए, सिंचाई के बारे में सबसे पहले समझते हैं। एक फिक्स समय अंतराल के बाद पौधों या फसलों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की बहुत सारी विधियां हैं। सिंचाई के लिए कुछ लोग कुएं का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं। आजकल मशीनें आ गई हैं, मोटर आ गई हैं, उनकी मदद से भी सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई की कुछ
पुरानी विधियाँ जो पुराने समय में इस्तेमाल की जाती थी, पारंपरिक विधियाँ, और कुछ आधुनिक विधियों के बारे में समझते हैं। ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर सिंचाई की पारंपरिक जो विधियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले सबसे ऊपर देखो पुली सिस्टम है। ये फोटो आपको थोड़ी धुंधली दिख रही होगी, लेकिन आपकी किताब में बहुत अच्छे से फोटो इसमें बनाई गई है। एक चमड़े का बैग होता है, एक चमड़े का बैग होता है जिसको कुएं में लटका दिया जाता है। किसान उसमें पानी भरेगा और जब पानी आता है किसान उसको उड़ेल देता है और अपनी फसलों में दे देता है। इसको कहते हैं मोट। उसके बाद जो सिस्टम आया वो आया चेन पंप। चेन पंप वाले में क्या था, एक पहिए के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर एक पहिए के ऊपर एक बाल्टी जैसा बर्तन बांध दिया गया और उसको घुमाया गया। घुमाने पर पानी वो बाल्टी निकालेगी और डाल देगी लाइन में और वो खेत में चला जाएगा। इसके बाद एक सिस्टम होता था ढेकली। ढेकली में एक डंडे के साथ एक साइड में पत्थर बांध के दूसरी साइड में बाल्टी बांध के रख दिया जाता था, और जैसे ही इसको उठाया जाता था बाल्टी कुएं के अंदर जाके पानी भर के लाती थी, और वहाँ पे जैसे ही पत्थर वापस नीचे जाएगा किसान उस बाल्टी से पानी को अपने खेतों में डाल देगा। और एक लास्ट और बहुत अच्छा सिस्टम था, इसको हम कहते हैं रहट। इसमें एक पहिए के ऊपर बहुत सारी बाल्टियाँ बांध दी जाती थी और उसका एक सिस्टम यहाँ इस बैल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था। ये बैल यहाँ चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो बाल्टी गोल गोल घूमेगी, जिसकी वजह से पानी निकलेगा और वो पानी खेतों में चला जाता था। ये हमारे कुछ पुराने सिस्टम हैं, पारंपरिक सिस्टम थे सिंचाई के। आजकल वर्तमान में आधुनिक में ये दो प्रकार के सिस्टम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। ऊपर वाला जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं फव्वारा सिस्टम या फव्वारा तंत्र। इसमें एक लाइन के साथ फव्वारे लगा दिए जाते थे, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, और ये पूरे खेत को सिंचाई कर देता था। इससे पानी की बचत होती है। और सबसे अच्छा सिस्टम जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है वो हमारा है ड्रिप सिस्टम। इसमें हर पौधे के पास पानी की पाइपलाइन जाती है और वहाँ एक छोटा सा छेद होता है जिससे पानी टपका विधि से इनके पास पहुँच जाता है। इसको हम टपका विधि भी कहते हैं। इसमें पानी की सबसे ज़्यादा बचत होती है और पौधे को उतना ही पानी मिल पाता है जितने पानी की उसकी आवश्यकता होती है। ये हमारा सिंचाई है। सिंचाई के बाद का हमारा अगला चरण है खरपतवार से रक्षा। अगर आप में से कोई किसानों के परिवार से हैं या आपके परिवार में कोई किसानी करता है, खेती करता है, तो आप अच्छे से जानते हो कि खेत में, मान लो मैंने खेत में गेहूँ उगाए, गेहूँ के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पौधे जो गेहूँ के लिए हम खाद उर्वरक डाल रहे हैं या पानी दे रहे हैं उसको भी अवशोषित कर लेते हैं, तो जो हमारी फसलों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे पौधे जो अनचाहे होते हैं, जो अपने आप उगाते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। तो पौधों की खरपतवार से रक्षा करना भी एक जरूरी चरण है। खेत में फसल के अलावा उगने वाले अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको हटाने के दो तरीके हैं। पहला निराई या गुड़ाई और दूसरा खरपतवार नाशी का छिड़काव करना। देखिए, खरपतवार निकालने के दो तरीके हैं। हम खेत में जाके उनको अपने हाथों से निकाल सकते हैं या फिर खुरपी की मदद से उनको हटा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम केमिकल रसायन का छिड़काव कर सकते हैं। इन दो तरीक़ों से हम खरपतवारों से सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर दो किसान जो हैं वो अपनी पीठ पर एक स्प्रे मशीन लगा के छिड़काव कर रहे हैं। इसकी मदद से वो खरपतवारों से निजात पा रहे हैं। दूसरा, आजकल वर्तमान समय में ट्रैक्टर के पीछे जो छिड़काव मशीन है वो लगा दी जाती है और ट्रैक्टर चलता जाता है और फसल के ऊपर छिड़काव होता जाता है। ये जो पहला वाला चित्र है ये पुराना परंपरागत तरीका है और ये आजकल का आधुनिक तरीका है। इससे हम खरपतवार से सुरक्षा कर सकते हैं अपने खेतों की। इसके बाद अगला जो चरण है हमारा वो है कटाई। आपने फसल में सब कुछ कर लिया, फसल पक चुकी है, उसके बाद उसकी कटाई का नंबर आता है। कटाई में पकी हुई फसल, देखिए जब फसल पक जाती है तो उसको काट कर उसमें से दाने या अनाज निकाला जाता है। पुराने समय में दराती, हाथ में दराती लेके फसल को काटा जाता था। दराती कुछ इस तरह की दिखती है और उसको थ्रेसर कुछ इस तरह का दिखता था। जो आपने काटा उसको इसमें डाला जाता था और ये
जो भूसा है और अनाज है उसको अलग अलग कर देती थी। ये पुराने समय की बात है। आजकल वर्तमान समय में ये दोनों ही काम, काटने का काम और ये दाना अलग निकालने का काम, एक मशीन कर देती है। उस मशीन को हम कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला चरण है भंडारण। हमने फसल काट ली, अलग कर लिया दानों को, भूसे को अलग कर दिया। अब उसको अच्छे से स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनाज में कीड़े लग के वो ख़राब हो सकता है और खाने लायक नहीं बचेगा। भंडारण में फसल के दानों या अनाज निकाल लेने के बाद उनको धूप में सुखाकर स्टोर किया जाता है। और स्टोर करते समय यह बात ध्यान देनी होती है कि अनाज में किसी तरह के कीड़े या सूक्ष्म जीव ना लगे जिससे अनाज खराब हो जाए। अनाज को स्टोर करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर्स में अनाज को सुखा के अच्छे से ट्रीट करके उसमें स्टोर कर लिया जाता है। इनको हम साइलो कहते हैं। या फिर इनको जूट की बोरियों में भरकर स्टोर कर दिया जाता है, जो आपको चित्र में दिख रहा है। ये सभी कृषि पद्धतियाँ थी जो हमने एक एक करके पढ़ी। इसके बाद कृषि का एक अभिन्न अंग है पशुपालन। पशुओं से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे हमें भोजन की बहुत सी वस्तुएं पशुओं से प्राप्त होती है, जैसे दूध, मांस, शहद, अंडे। इनके लिए हम पशु पालते हैं। इन सभी वस्तुओं के लिए पशुओं या पक्षियों का पालना पशुपालन कहलाता है। मधुमक्खियों को मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को पाला जाता है। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। उसके लिए कुछ एक्टिविटी हैं। सबसे पहली एक्टिविटी, आपके स्कूल की ट्रिप गई, दो ट्रिप गई आपके स्कूल की। एक फरवरी महीने में, एक सितंबर महीने में खेतों में गई ट्रिप घूमने के लिए। तो बच्चों ने पाया कि जब वो फरवरी में घूमने गए थे तो खेतों में गेहूं, सरसों, चना जैसी फसलें थीं। जब वो सितंबर में घूमने गए तो खेतों में दूसरी फसलें थीं, मक्का, धान और बाजरा। बच्चों के मन में सवाल आया। उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि टीचर ऐसा क्यों, हम पहले गए थे तो अलग फसलें थी, दोबारा गए तो अलग फसलें थी। तो टीचर ने जवाब दिया कि मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ाया है कि कुछ फसलें सर्दी की ऋतु में उगाई जाती हैं, जिनको हम रबी की फसलें कहते हैं। यहाँ पे जो आप फरवरी के महीने में घूमने गए थे वो गेहूँ, सरसों और चना रबी की फसलें हैं। और कुछ फसलें जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं, जो हमने सितंबर महीने में जब घूमने गए थे तब देखी थी, मक्का, धान और बाजरा, वो खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद का एक्टिविटी है, हम देखेंगे कि नरम मिट्टी, खाद वाली मिट्टी और जो बिना नरम मिट्टी है उसमें पौधे किस तरह से बढ़ते हैं। हमने 3 बर्तन लिए। सबसे पहले वाले गमले में, सॉरी 3 गमले लिए। सबसे पहले वाले गमले में मिट्टी थी जो नरम नहीं थी। दूसरे वाले गमले में मिट्टी है जिसको नरम किया गया खुरपी से खोद के। और तीसरे वाले गमले में हमने थोड़े से केचुए भी छोड़ दिए नरम मिट्टी में। ठीक है, जब इनमें पौधे उगाए गए तो देखा गया पौधे की ग्रोथ। पहली वाली मिट्टी का जो पौधा था उसकी ग्रोथ कम हुई। दूसरी वाली मिट्टी के गमले में जो पौधा था उसकी ग्रोथ पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा हुई। और तीसरी वाली में सबसे ज़्यादा हुई। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जब मिट्टी नरम नहीं होती तो पौधे की ग्रोथ कम होती है, क्योंकि जड़ें अच्छे से सांस नहीं ले पाती और जड़ें फैल नहीं पाती। दूसरे वाले में जिसमें हमने मिट्टी नरम कर दी थी उसमें पौधे की ग्रोथ पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हुई है। और लास्ट में जिसमें हमने केचुए भी छोड़ दिए, केचुए क्या करते हैं, मिट्टी या फिर जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको खा के खाद बना देते हैं। तो तीसरे वाले में खाद का प्रभाव साफ दिख रहा है, तीसरे वाले की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए मिट्टी को नरम करना और उसमें खाद डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हम अपना अगला क्रियाकलाप देखते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर जो है वो किस तरह से दिखता है पौधों में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि खाद प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, उर्वरक को रासायनिक रूप से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। खाद का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है और उर्वरक का प्रभाव जो है वो एकदम से दिख जाता है। इसी को हम इस एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले वाला जो गमला है इसमें हमने उर्वरक डाला है,
खाद डाला है। दूसरे वाले गमले में हमने उर्वरक डाला है और तीसरे वाले में हमने कुछ नहीं डाला। तो आप देखते हैं कि जिसमें कोई खाद या उर्वरक नहीं डाला है उसकी ग्रोथ सबसे कम है। उर्वरक वाले की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उर्वरक का प्रभाव तुरंत नज़र आता है। और खाद वाले की ग्रोथ जो है वो ठीक है, लेकिन उर्वरक से थोड़ी सी कम है। तो खाद का प्रभाव धीरे धीरे नज़र आता है, उर्वरक का प्रभाव एकदम से नज़र आता है, और जिसमें कुछ भी नहीं होगा उसमें ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। अब हम अपनी आखिरी एक्टिविटी पे पहुंच गए हैं, सही बीज का चयन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीज के चयन के लिए आप एक बर्तन में पानी लेके उसमें बीज कुछ डाल दीजिए। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो बीज सबसे अच्छे होते हैं, और जो बीज ऊपर तैरते रहते हैं वो हल्के होते हैं, वो बीज अच्छे नहीं होते हैं। इसमें देखिए आपको 4 अलग अलग बर्तन दिख रहे हैं, उसमें पानी डाला हुआ है। तो आप मुझे सोच के बताइएगा कि कौन से वाले में सबसे अच्छे बीज हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद सोच के बताइएगा। हमने ये चैप्टर पूरा कर दिया है। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना सही लगा और आपको ये समझ आया तो ज़रूर बताइएगा। सभी बच्चों का धन्यवाद।